खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि पड़ोसी को बदला नहीं जा सकता, लेकिन सवाल यह कि जब पड़ोसी पाकिस्तान और चीन जैसा हो तो फिर उनको यकीनन नहीं बदला जा सकता। उनको बदलने का एक ही तरीका उनकी करनी का बदला लेना, उनको सबक सिखाना, वो भी इस मजबूती के साथ कि पड़ोसी अपनी हरकतों से बाज आने पर मजबूर हो जाए। एलएसी, जिसको हम लायर एरोगेंट चाइना बोल रहे हैं, वहां दो मुंहे चीन ने फिर से पीठ में छुरा घोंपा। टेबल पर 15 दिन में 4 बार बात करने के बाद भी चीन ने वो नहीं किया जो वादा किया था और भारतीय सेना पर हमला कर दिया, जिसमें 20 भारतीय जवान शहीद हो गए। लेकिन शहादत से पहले जो शौर्य भारतीय जवानों ने दिखाया, उसने चीन को दिखा दिया, बता दिया कि अब पहले वाला भारत नहीं है। 20 के बदले 40 से ज्यादा चीनी सैनिकों को मार गिराया गया, ऐसी जानकारी मिली है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी साफ साफ और कड़े शब्दों में संदेश दिया कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर कोई वार करेगा तो फिर मजबूती के साथ प्रतिकार किया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि चीन जैसा देश जो बाहें फैलाकर दोस्ती की बात करता है और फिर पीठ में छुरा घोंपता है, उससे कैसे निपटा जाए और भारतीय जवानों की शहादत का बदला आखिर कैसे अब लिया जाएगा। आज बात इसी मुद्दे पर। किस तरीके से चीन को चित किया जाएगा और जो हमारे जवान शहीद हुए उनका बदला किस तरीके से लिया जाएगा और क्यों चीन पर बार बार हम एतबार करने की गलती कर बैठते हैं, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास पैनल मौजूद है। हमने किसी राजनेता को आज अपने पैनल में नहीं बुलाया है। हमारे साथ मौजूद हैं रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल सीपी सिंह साहब, हमारे साथ मौजूद है रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर भगवान सिंह साहब, हमारे साथ मौजूद है रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल देवानंद जी, साथ में हमारे साथ मौजूद है रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कैप्टन महेंद्र माथुर जी और हमारे साथ मौजूद है रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल हेम सिंह जी। भगवान सिंह जी, आपके साथ में इस चर्चा को शुरू करना चाहूंगा क्योंकि गुस्सा पूरे देश के अंदर है। जब 15 दिन में 4 बार बातचीत हो गई और चीनी सेना ने कहा कि वो उस जगह से पीछे हटने को तैयार है, उसके बावजूद ये सब कुछ हुआ। चीन भरोसे लायक तो कभी नहीं था, लेकिन इस घटना के पीछे का बड़ा कारण आपको क्या लगता है? देखिए, इस घटना के पीछे मैं एज ए मिलिट्री लेवल पे बात करूंगा। डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, इंटरनेशनल, इकोनॉमिक जो भी हो सकता है जी। वो बहुत सारी बातें हो चुकी है उसके बारे में, लेकिन मिलिट्री इंपॉर्टेंस इस बिल्डअप की क्या है? पहली बात तो यह है कि चाइना कुछ डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ निश्चय करके कहीं ये डिप्लॉयमेंट किया है ऑल अलोंग द एलएसी, नंबर 1। नंबर 2, वो इस बार बिल्कुल सज धज और पूरी स्ट्रेंथ के साथ आया है। तीसरी बात, वो इस वक्त आया है, उस वक्त आया है जब दुनिया में, भारत में ही नहीं दुनिया में सब देश कोरोना वायरस के से जूझ रहे हैं और वो इंटरनली अपने इसी समस्या को सुलझाने में लगे हुए हैं। इसलिए सारे संसार का ध्यान कोरोना वायरस को किस तरह से निपटा जाए उस पर लगा हुआ है जी। तो इन वजहों से आप देखिए, जब चाइना आया है तो बेसिक चीज़ें, पहली बात तो यह है कि जो अब की बार क्या नया है, अब की बार नया ये है कि इंटरनेशनल जो बाउंड्री जो एलएसी है वो करीब 4000 किलोमीटर है, उसमें 23 फ्लैश पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमेशा डिस्प्यूट होता है, जिनमें से गलवान वैली कभी नहीं थी। गलवान वैली में जो एलएसी है वो वेल डिफाइंड है और ये कभी भी डिस्प्यूट का मामला नहीं हुआ पिछले 50-60 साल में। यस, फिंगर एरिया हुआ है, लेकिन जब इस बार ये गलवान वैली में जब आके बैठा तो पहली बात तो हमको ये हमारे कान खड़े हो जाने चाहिए थे कि अब की बार क्या नया है। बाकी नया है कि वो स्ट्रेंथ के साथ आया है और पूरा एलएसी में पूरी तरह मोबिलाइज करके आया है, तो उसके इरादा कुछ और हैं।
तो अभी जब हम ये टेक्टिकल लेवल पे या स्ट्रेटेजिक लेवल पे मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो गलवान वैली के ऊपर हमारा ध्यान सबसे ज़्यादा जाना चाहिए था। ना देखिए उस तो क्या हमारी तरफ से चूक हुई? मैं सोच रहा हूँ चूक तो नहीं हुई होगी, क्योंकि हमने मैच कर लिया, जहां जितने उनके एक ब्रिगेड वहां बैठा तो हमारा भी एक ब्रिगेड बैठ गया, वो दूसरी बात है जी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हम उनकी बातों में आ गए। 1.5 महीने से वो बात कर रहा है, हमारे पास डिसएंगेजमेंट की बात कर रहा है, और फिंगर एरिया में वो साफ साफ उसको पता है यहाँ से डिस्प्यूट है, ये रहा है, ये रहेगा। तो हमको वहाँ पे उसने लगा लिया, और बेसिक उसका मुद्दा था यहाँ आके जम जाना। और ये मेरे ख्याल से मिलिट्री एक्सपर्ट्स को पहले भी पता होना चाहिए था कि गलवान वैली में वो क्यों आया। वो इसलिए आया है कि वो दरबुक, श्योक और दौलत बेग ओल्डी की जो एक स्ट्रेटेजिक रोड है हमारी अबाउट 300 किलोमीटर्स, इसको नाकामयाब, इसके लिए वो विरोध कर रहा था। हर बात में ये कहा है कि ये आप मत बनाइए, लेकिन इसमें क्योंकि उसको नुकसान ये है कि भारत बिल्डअप अलोंग द LAC 300 किलोमीटर में आप कभी भी वो मोबिलाइज कर सकता है। तो दूसरी बात, यदि गलवान घाटी में आता है तो जो हाइट्स हैं गलवान रिवर के दोनों तरफ और श्योक के ऊपर, वो हाइट्स इस रोड को डोमिनेट करते हैं, ठीक, जो इंटरडिक्ट करते हैं इस पे कोई भी मूवमेंट होगा। तो इसका जो मकसद है, रोड का जो स्ट्रेटेजिक मकसद है, वो पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, यानी कि चीन खुद घबरा गया, जो भारत वहां पर सड़क बना रहा है उसकी वजह से घबरा गया। ठीक है, सीपी सिंह साहब, चीन को जब भी समझते हैं तो अतिक्रमण की नीति के साथ वो काम करता है, दबाने की कोशिश करता है अन्य देशों को अलग अलग तरीके से, और इस वक्त भी कई देशों के साथ उसके डिस्प्यूट चल रहे हैं। तो क्या चीन ये समझ रहा है कि भारत 1962 का भारत है और इसलिए इस तरीके की हिमाकत कर डाली? देखिए विजेंद्र, मैं इस सवाल को 2 हिस्सों में लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं सलाम करना चाहता हूँ अपने वीर जवानों की उस शूरवीरता को जिससे उन्होंने बॉर्डर पे अंजाम दिया, और उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ 16 बिहार के अफसर, जवान, CO जो वीरगति को प्राप्त हुए। चाइना दुनिया में एक ऐसा अकेला देश है जिसकी अपने बॉर्डर्स को एक्सपेंशन करने की या टेरिटोरियल गेंस की इच्छा रहती है, या उसके टेरिटोरियल एम्बिशंस रहे हैं। आज की तारीख में चीन ही एक ऐसा देश है जी। और हम जो स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के विद्यार्थी हैं या इंटरनेशनल रिलेशंस के स्कॉलर्स हैं, वो ये पढ़ते आ रहे हैं पिछले 50 साल से कि चाइना अपने आप को 21वीं सदी में इकोनॉमिकली पहले बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा, फिर उसकी आर्मी जो है वो बहुत पुरानी है तो उसको मॉडर्नाइज़ करेगा, और समवेयर ये पढ़ते थे कि 2025 के आसपास यानी 2025 में ये जो है दुनिया को फिर डोमिनेट करने की कोशिश करेगा जी। तो 50 साल से चाइना चुपचाप बैठा था, अपनी इकोनॉमिक माइट को बढ़ा रहा था, अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज कर रहा था। अब समय आ गया है जब उसे लगा कि ये हम दुनिया पे अपना दबदबा थोड़ा एक जमींदार की तरह लट लेके सब हम इस पे काबू कर सकते हैं। अच्छा, दबदबा आपको दिखाई दे रहा है या बौखलाहट दिखाई दे रही है? नहीं, चाइना का डिज़ाइन में अगर आप देखें तो चाइना के जो 14 बॉर्डर डिस्प्यूट्स है उसमें से 12 उसने सॉल्व कर लिए हैं। सिर्फ भारत और भूटान के साथ, भूटान भी भारत का ही छोटा भाई कह लीजिए, यही बॉर्डर एक डिस्प्यूटेड रह गया है जो उसने रखा है कि कभी भी चाहे तो इसको यहाँ से उठा सकता है सवाल को। साथ ही साउथ चाइना सी में भी वो अपना दबदबा बना रहा है। उधर इंडोनेशिया जो कि 1500 किलोमीटर दूर है, उससे कोई लेना देना नहीं, कोई बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं, उसके ऊपर भी प्रेशर डाल रहा है कि उनके जो आइलैंड्स हैं, नातनू आइलैंड्स हैं, वो मेरे हैं जी। इकोनॉमिक जोन को बढ़ाना चाहता है। उधर ऑस्ट्रेलिया के साथ भी उसने कोई इकोनॉमिक जो उनकी संधि थी उसको तोड़ के उनके ऊपर भी इकोनॉमिक प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आप दुनिया में देखें तो ये कोविड टाइम में ऐसा हुआ है। अब मैं बताता हूँ कि चाइना ने यही टाइम क्यों चुना, क्योंकि देखिए जो USSR के कोलैप्स के बाद में वर्ल्ड में एक ही सुपर पावर कह सकते हैं जो रह गई थी, जो USA थी। अभी USA इस कोविड के टाइम में बुरी तरह डाउन है। फिर वहाँ पे अश्वेत और श्वेत के झगड़ा भी शुरू हो गया है, कम्युनल राइट शुरू हो गए हैं। जितने भी रीजनल अलायंस थे, जो छोटे छोटे कंट्री मिलके चाइना को टक्कर दे सकते थे या उसके सामने खड़े हो सकते थे, जैसे यूरोपियन यूनियन है या NATO है या सार्क है, वो सब बिखर गए हैं जी। सब कोविड के टाइम पे सब लोग अपनी अपनी लड़ाई में लगे हुए हैं, अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो चाइना को ऐसा लगा कि ऐसे टाइम में जबकि सब अपनी अपनी उसमें व्यस्त हैं और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कोई ना UN है, ना UO है, ना NATO है, ना कोई अलायंस है,
तो मैं ऐसे टाइम पे अगर अपना दबदबा थोड़ा कायम करूं, अपनी टेरिटरीज़ को थोड़ा फैलाना चाहूं और अपने पड़ोसियों को थोड़ा धमका के अपने बस में करूं, तो यही सही समय है। ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। कर्नल देवानंद जी, सर सवाल आपसे, क्या चीन ये समझ रहा है कि 1962 का भारत और इसलिए ऐसा किया गया है, या आपको लग रहा है कि जिस तरीके से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर लगातार चीन की फजीहत हो रही है, वो सभी का ध्यान उससे भटकाना चाहता है और इसलिए इस विवाद को उसने जन्म दिया? जी, सबसे पहले तो मैं हमारे वीर शहीदों को नमन करना चाहूँगा, और वैसे भी कर्नल बाबू मेरी रेजिमेंट के थे, और उन 19 शहीदों को भी मैं नमन करना चाहूँगा। उनके परिवारों को भी बताना चाहूँगा कि देखिए, ये शहादत बेकार नहीं जाएगी, और वो आज हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने भी अपने भाषण में बता दिया है जी, और पूरा देश आपके साथ है। अब इस विषय पे चर्चा करने से पहले मैं थोड़ा सा, जिस जगह पर ये चल रही है, क्योंकि उस जगह में मैं रहा हुआ हूँ, मैं ये दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो गलवान घाटी और जो डीबीओ का जो एरिया है, दौलत बेग ओल्ड एरिया कहते हैं, वो बहुत ऊंचाई में है। आज के दिन भी वहाँ पर सब जीरो टेम्परेचर होता है, बड़ी हवाएं चलती हैं, बिल्कुल सूखी जगह है। और वो जो इलाका है जिसको हम गलवान घाटी कहते हैं, वो लेके ईस्ट और आगे की तरफ पड़ता है। अब जैसा आपने पूछा कि क्या चाइना घबराया हुआ है या कैसा है, मैं इसको दो हिस्से में देखता हूं। सबसे पहले तो बताना चाहूंगा कि देखिए, चाइना भी जानता है कि भारत 1962 का भारत नहीं है, और पूरा विश्व भी जानता है कि 1962 का भारत नहीं बचा है। और पिछले 10 वर्षों में, 15 वर्षों में जिस प्रकार से भारत ने अपने बॉर्डर एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है, और जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है जो कंजर्वेटिव 2 टाइम से उसने दिखा दिया, 5 अगस्त 1919 को जो हमने JNK के मसले के अंदर बाइफर्केशन करके जो काम किया है, और हमारी पार्लियामेंट ने जो बताया दुनिया को कि हम POK लेके रहेंगे, और एक्साइचियन और सक्सगाम उसमें शामिल हैं। सबसे बड़ा झटका चाइना को वहां लगता है, और उस झटके को ये काउंटर बैलेंस करने के लिए मैं ये मान के चलता हूं कि पिछले 7-8 महीने से जो प्लानिंग थी, वो सोची समझी रणनीति के तहत वो इंतजार कर रहा था किस समय मुझे भारत के अंदर घुसना है या भारत को प्रेशराइज करना है। अब देखिए, जो आपने सवाल पूछा, इंटरनेशनली जो दुनिया में कोरोना महामारी के दौर में जिस प्रकार से चाइना गिर गया है, चाइना एक तरफ से नहीं पूरी तरह से गिर चुका है। और WHO में जिस दिन हमारे को चेयरमैनशिप मिली और भारत ने ये उनका समर्थन किया दुनिया को कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और अमेरिका और जिस तरह से गिरा हुआ है, और उसको अंदरूनी खतरा भी इतना बढ़ चुका है कि इनकी सरकार गिर सकती है, आप देखिए। और उसी को ध्यान बटाने के लिए उसने ये समय चुना और उस इलाके में आया जहां गलवान में तो कभी कोई किस्सा ही नहीं था, और वहां घुसने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता था साहब। और इसको देखते हुए जो चाइना ने कार्रवाई की, मैं यहां एक चीज और बताना चाहूंगा। ज्यादातर जब हम चर्चा करते हैं, मीडिया में सुन रहा हूं मैं पिछले 2-3 दिन से, फिंगर चर्चा होती रहती है। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये जो इंट्रूजन है, एक तो पेंगोंग शेल लेक है, झील है, उसके इलाके में हुआ जहां ये फिंगर्स की चर्चा होती है। और दूसरा गलवान घाटी PP पेट्रोलिंग पॉइंट 14 है, जो DBO के नजदीक है, और शियोक नदी और गलवान नदी के ये ट्राई जंक्शन के ऊपर है जी। और वो LOC उस इलाके में, इस इलाके से काफी दूर है, ये मैं बताना चाहूंगा। और जो चर्चा हो रही है, जहां पर ये हादसा हुआ है, जहां पर चाइना ने धोखेबाजी से हमारे 20 सैनिकों को शहीद किया है, वो पूरा धोखे की कार्रवाई है। वो इलाका ऐसा है, वहां पर चाइना पहले कभी नहीं आया, घुस गया, बातचीत चली, सरकारों की चली, मिलिट्री टू मिलिट्री कमांडर चली, और जब कल ये फैसला हो गया था कि उस जगह से उसको खाली करना है, जब खाली नहीं किया तो हमारे सैनिकों के उनको बोला कि भी आपको जाना है। और उस समय जैसी भी न्यूज़ है, गवर्नमेंट ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, पर जैसा हमें ज्ञात हुआ है कि वहां गुत्थम गुत्थ की लड़ाई में ये हुआ है। तो मैं ये मानता हूं जो इस समय जो भारत को क्या करना चाहिए, पहली चीज प्रधानमंत्री महोदय ने बहुत क्लियर कर दिया कि पहले गलवान घाटी खाली करो, उसके अलावा कोई बात नहीं होगी। नंबर 2, मिलिट्री लेवल पे, टेक्टिकल लेवल पे, जो हमारी यूनिट का लेवल होता है, वहां पर सेना तैयार होनी चाहिए, और मैं मानता हूं तैयार है। चाइनीज को समय दिया जाना चाहिए 1 या 2 दिन, और 3-4 दिन के अंदर अंदर उनको खदेड़ के वहां से निकालना पड़ेगा। यही काम नहीं चलेगा। जैसे प्रधानमंत्री महोदय ने कहा शहादत बेकार नहीं जाएगी, प्रधानमंत्री महोदय मैं आपको बताना चाहूंगा, कहने से नहीं होगा, अब करने का समय आ गया है। आपने पार्लियामेंट में वादा किया था कि POK लेके रहेंगे, अब सक्सगाम और हमारा एक्साइचियन हमें चाहिए, ये आपको करना पड़ेगा। और रही बात दूसरी, जो गलती हुई थी, मैं चर्चा सुनता रहता हूं राजनेताओं की, मैं बताना चाहूंगा इस भारत के राजनेताओं को, यह समय राजनीति करने का नहीं है, और सरकार के पीछे, सैनिकों के पीछे आपको खड़े होने का समय आ गया है। और प्रधानमंत्री महोदय, जो आपने ये जो गलती हुई थी हमारी सन 60 के दशक में, जब हमने तिब्बत को रिकॉग्नाइज करके चाइना का हिस्सा माना था, समय आ गया उसको बोलो कैंसिल।
हम नहीं मानते चाइना का हिस्सा तिब्बत है, ऐसा करके उस पर दबाव बनाना पड़ेगा। और जो प्रधानमंत्री महोदय ने जो कहा है कि हम बात तभी करेंगे और कार्रवाई उचित होगी, मुझे पूरा यकीन है जिस प्रकार उड़ी के हमले के लिए प्रधानमंत्री महोदय ने कहा था कि उचित कार्रवाई होगी और पाकिस्तान को सबक सिखाया था। मैं मानता हूं चीन, या तो आप माफी मांग लो कि गलवान में गलती है आपकी और अपनी गलती को स्वीकार कर लो, वरना आपका वो दिन दूर नहीं है। गलवान घाटी तो क्या, एक्साइज चिन्ह भी आपको जल्दी देना पड़ेगा। बिल्कुल आएगा। कैप्टन महेंद्र माथुर जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा कि एक भी शहादत बेकार नहीं जाएगी, बदला लिया जाएगा, आपको लगता है कि चीन के खिलाफ कुछ कठोर कदम आपको दिखाई दे रहे हैं आने वाले वक्त में, या अगले ही 1 सप्ताह या 2 सप्ताह में? दोहराने की कोई कोशिश नहीं करूंगा, बट एक चीज़ ज़रूर है कि जब अपन चर्चा को सुनते हैं, 2-3 दिन से सुन रहे हैं जी, तो ये ज्ञात होता है कि पूरे हिंदुस्तान में जो भी इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहा था उसको ये पता था कि कहीं ना कहीं चाइना अंदर आ गया है। तो मैं ये सबसे पहली चीज़ कहना चाहता हूँ कि हमें मिलिट्री, इंटेलिजेंस, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली ये चीज़ एक ऐसा कोर ग्रुप बनाना चाहिए जो इस चीज़ को विश्लेषण करके इमीडिएटली माने। अगर हमने 1.5 महीने इस चीज़ को यही टालते रहे कि नहीं कुछ नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, तो ये गलती है। ऐसे ही हमने कारगिल में की थी, ऐसे ही अभी हुई है। तो ये आपने एक सच बात करना अपने को सीखना पड़ेगा। अगर हमको चाइना, पाकिस्तान, नेपाल से करना है तो डिप्लोमेटिकली करिए, आप मिलिट्रीली करिए, बट एक चीज़ ज़रूर है कि आप अपनी ईमानदारी से सच्चाई को मानना शुरू करें। आज जो प्रधानमंत्री जी ने बात कही, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं और हम सब उनकी बहुत इज्जत करते हैं। और उन्होंने जो ये बात कही है कि शहादत बेकार नहीं जाएगी, इसको मैं पूरी तरह मानता हूँ। इस देश की सेना, इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश की जनता सब मजबूत है और ज़रूरत पड़ने पर जो भी प्रधानमंत्री सोचेंगे, जो भी हमारी सेनाएं सोचेंगी, उसके लिए हम सब साथ मिलके लड़ेंगे जी। बट मेरा मानना यह है कि पिछले 70 साल से हम देखते आ रहे हैं कि चाइना 2 कदम आगे चलता है, फिर हम उससे बातचीत करते हैं, फिर वो 1 कदम पीछे हो जाता है, फिर 2 कदम आगे चलता है। ऐसे करते 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 वो कितना सारी हमारी टेरिटरी ले ली। मेरा सिर्फ ये कहना है कि कृपया करके फौज के अंदर डिप्लोमेटिकली और पॉलिटिकली हमको अब सच बोलने का, सच सुनने की आदत डालनी पड़ेगी जी। नहीं तो हम ये कहते रहेंगे कि हम ये करेंगे, हम ये नहीं करने देंगे, ये होना नहीं सकता, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ। वो सबको मालूम है कौन सी चीज कैसी हुई। ठीक है सर, यानी कि वक्त पर फैसले लेने होंगे और वक्त पर डिसीजन लेने के साथ साथ उसको एग्जीक्यूट भी करना होगा। हेम सिंह जी, कर्नल हेम सिंह जी हमारे साथ हैं। हेम सिंह जी, आपको अब क्या कुछ दिखाई दे रहा है? क्योंकि इसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं कि पीठ में छुरा घोंपा गया और भारतीय सेना ने वहां पर भी मुंहतोड़ जवाब दिया। अगर 20 हमारे जवान शहीद हुए तो फिर 40 के आसपास चीन के जवानों की भी मौत हुई है। मुंहतोड़ जवाब दिया गया, जबकि रेशो 1:5 का था वहां पर। अब आपको आगे क्या दिखाई दे रहा है? नमस्कार। सबसे पहले मैं जो हमारे ऑफिसर्स हैं, जो जयशु जवानों ने शहादत दी है, उसको मैं प्रणाम करता हूं और उनके परिवार को मैं प्रणाम करता हूं, जिन्होंने अपने सूझबूझ से उन्होंने काम किया है। और चाइना एक ऐसी कंट्री है जिस पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। नेपोलियन ने भी ये कहा था कि इसको सोने दो, अमल खाने दो, जिस दिन ये जग जाएगा तो ये सब पूरे विश्व के अंदर ये खतरा पैदा कर देगा। वो बात सही निकल रही है। भारतवर्ष भी एक परमाणु शक्ति है और चाइना भी एक परमाणु शक्ति है जी। तो हमें अब जो हम आपके एडवांसमेंट कर रहे हैं, हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, उससे चाइना उससे खुश नहीं है।
जी। यूरोपियन कंट्री भी उनके अगेंस्ट जा रही है और हम उनका साथ दे रहे हैं, वो चाइना को पसंद नहीं है, इसलिए उन्होंने इस प्रकार इस समय के ऊपर ये फ्रंट खोला है। जो गलवान घाटी है वहाँ भी आपके 1962 के अंदर जब लड़ाई हुई थी, यहाँ से आपके शुरू हुई थी। टेक्निकली ये जगह बहुत साउंड है और ये डिफाइन है कि ये हिस्सा चाइना का है और ये हिंदुस्तान का है। अभी जो बातें हुई हैं आपके आर्मी कमांडर लेवल्स के ऊपर, कमांडर लेवल्स पर और बटालियन लेवल्स के ऊपर हुई है, तब यही डिसाइड हुआ कि ये हम वापस हट जाएंगे। तो 16 बिहार की जो पेट्रोलिंग पार्टी थी उसको चेक करने के लिए गई और ये वहीं पर आपके दोबारा टेंट और पिकेट्स लगा दिए, जो ये गलत है, जो ये झूठा है। लेकिन सर इसका मतलब धोखेबाज है, ऐसा थोड़ी ना पहली बार धोखा दिया है, वो धोखा देता आता है, वो कहता कुछ है करता कुछ है, फिर विश्वास किया क्यों जाता है, सीधा एक्शन क्यों नहीं होता? धोखा देता आता रहा है, इस बार और तो या तो अभी आपका जो तो उसको नहीं करना चाहिए जी। और हमें सतर्क रहकर, और हम ऑलरेडी जो आपके जो सड़कें बना रहे हैं और आपके इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं वो उसको पसंद नहीं है जी। क्यों हम जल्दी से जल्दी चीन से पूछ के थोड़ी ना करेंगे हम अपने इलाके में कि क्या काम करना है क्या काम नहीं करना है। शायद इससे अगर उसको बौखलाहट है तो फिर उसको जवाब देने की जरूरत है, कठोर जवाब देने की जरूरत है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं मत जाएगा, क्योंकि सवाल यही है कि सिर्फ ये कहने से कि चीनी सामान का बहिष्कार करो से काम नहीं चलेगा, बल्कि अब सरकार को कठोर कदम उठाने होंगे कि इस तरीके की हिमाकत चीन बार बार ना करे, और इस तरीके से अगर शहादत होती है तो फिर उसका बदला भी लिया जाए। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं कि चीन ने जो धोखा किया है, आगे से हाथ फैलाकर दोस्ती की बात और पीछे से पीठ में छुरा घोंपा गया है, किस तरीके से चीन को चित किया जाएगा। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं जिनसे हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वाकई में चीन को एक करारा जवाब देने का वक्त आ गया है। कर्नल देवानंद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सर, बहुत किंतु परंतु हो गया, बहुत टेबल चौक हो गया, कब तक जवानों की शहादत इस तरीके से होती रहेगी? अगर कोई आपकी जगह में घुस गया है तो बातचीत करनी क्यों, सीधा जवाब क्यों नहीं दिया जाता? मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं साहब। मैं बता दूं, मैं उस इलाके में रहा हुआ हूं, नंबर 1। नंबर 2, जो इन्फेंट्री बटालियन है जिसके साथ ये ऐसा हादसा होता है, सपोर्टिंग रोल की अलग बात है। मैं ये मानता हूं कि ऐसी हालत आनी नहीं चाहिए थी। पहली बात, जब चाइना ने वहां पर घुस गया, कोई बात नहीं, वहां हमारा डिप्लॉयमेंट थी ना, सारी कहानियां हैं, पर मैं मानता हूं कि लाठी डंडे की एक कौन सा रिवाज है, ये कब से चला आ रहा है? क्या हम लाठी डंडे की फौज बच गए हैं? मोदी जी आप बताएं मेरे को, देश बताए कि आप चाहते हैं आपकी सेना को? किस लिए आपने अरबों रुपए खरबों रुपए आपने न्यूक्लियर साइंटिस्ट पे खर्च कर रहे हो? किस लिए आप मिसाइल बना रहे हो? इसलिए कि सेना को बोलो कि जवान तुम डंडा लेके लड़ाई करेगा। शर्म आनी चाहिए आप सबको देश के अंदर, और भारत के नागरिकों आप भी समझ जाओ, ऐसी सरकारों को काम मत करने दो कि वो डंडा लेकर के जवान को कहे तू लड़ाई कर। और यही कारण है हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं। और मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा सरकार से कि जिन्होंने भी ये कानून आज से 20 साल पहले बनाए थे, उनको मोदी जी आदि बदल डालो। और अगर मैं वहां कमांडर होता तो मैं आपको कह सकता हूं, मैं मेरे जवान को डंडे के साथ नहीं जाने देता। पहली बात। दूसरी बात, जब डंडे के साथ, आज पहला हथियार के साथ मूवमेंट होना चाहिए, एंड नेक्स्ट जो होना चाहिए, आज के बाद सेना को आदेश होना चाहिए, देयर इज नो क्लियरेंस रिक्वायर्ड फ्रॉम एनीवेयर। और जो ऐसे अधिकारी हैं जो कहते हैं हमें क्लियरेंस चाहिए, रिमूव देम फ्रॉम देयर। ये हमारी मातृभूमि का टुकड़ा है, और अगर हमें पूरे उम्र भर भारत की जनता हमको सम्मान देती है और हमारा देखभाल करती है, इसलिए नहीं देती कि दुश्मन हमारे इलाके में घुस जाए। घुसते ही पहली कार्रवाई खदेड़ने की होनी चाहिए, मैं ये मानता हूं। और वही हमारे कल 16 बिहार के कर्नल बाबू साहब ने किया। मैं सुन रहा था मीडिया के अंदर, पेट्रोलिंग चेक करने गए थे। कोई पेट्रोलिंग चेक नहीं करने गए थे, वो अपनी प्लेटून के साथ अपने एरिया की हिफाजत कर रहे थे। और हिफाजत करते करते जब वो ऑपरेशनल एरिया में हैं, शहादत तो मिलती है सौभाग्यशाली लोगों को। लेकिन सरकार और जो पॉलिसी मेकर्स हैं, यू हैव टू वेक अप नाउ। समय आ गया, बेवकूफ बनाना बंद करो। गिव क्लियर कट डायरेक्शन टू द ट्रुप्स ऑन द फॉरवर्ड एरिया कि आप कोई भी हरकत देखते हैं, डिस्ट्रॉय द हेल आउट ऑफ द एनिमी, बर्बाद कर दो उस चाइना को, अगर वो अगली बार आने की हिमाकत करता है। रही दूसरी बात साहब,
वो इलाका हम सब मानते हैं कठिन है, पर भारतीय सेना का मनोबल बहुत ऊंचा है और जो सैनिक लड़ाई करते हैं उनका मनोबल तो कहीं और ऊंचा है। ये तो मौका देने की बात है साहब। और चाइना ने, जहां तक आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि उसको लॉलीपॉप दी किसने है? हमने दी है पिछले 70 साल से। उसको यूएन का परमानेंट मेंबर किसने बनाया? किसने बोला तिब्बत को रिकॉग्नाइज करो? किसने बोला 62 के अंदर हवाई जहाज को मत एम्प्लॉय करो टू काउंटर चाइनीज अग्रेशन? किसने बोला कि वहां पर काउंटर अटैक मत करो? किसने बोला उसके बाद जब शक्सगाम वैली में वो शिंकियांग की तरफ सड़क बना दी 1957 तक, भारत के लोग तो सो रहे थे? और किसने बोला कि जब उन्होंने शक्सगाम वैली चाइना ने पाकिस्तान से ली तो क्यों नहीं अपोज किया गया? और क्यों हर साल जो हमारे इंट्रूजन होते हैं क्यों बेवकूफ बना रहे देश को? जी। जैसा अभी हमारे एक साथी बता रहे थे, लेट्स बी ऑनेस्ट, जहां गलती हुई है स्वीकार करो और सेना को इजाजत दो कि दुश्मन को खदोड़ दे। और मैं यही इसका एक जवाब मानता हूं। प्रधानमंत्री महोदय धन्यवाद, जो आज आपने चाइना को संदेश दिया है, ऐसे ही संदेश और टाइम के साथ संदेश दीजिए। ये मत बोलिए जब तक गलवान घाटी खाली नहीं करेगा, वो 1 साल नहीं करेगा। क्या देश आपका इंतजार गलवान करेगा? घाटी अगर वो घुस बिल्कुल गया नहीं तो करेगा। खाली करानी जिम्मेदारी है, और सेना को संदेश तो दीजिए, वो अपने आप खाली करा लेगी। आप बताइए और टाइम बताइए कि विद इन 48 आवर्स, विद इन 52 आवर्स डिप्लोमेसी कैन कंटिन्यू एंड नो डिप्लोमेसी कैन वर्क टिल द टाइम पावर ऑफ द ट्रूप्स ऑन द बॉर्डर इज विजिबल। जब तक सैनिकों का हथौड़ा नहीं पड़ेगा उन पर, तब तक चाइना कहीं नहीं सुधरने वाला है। ये आप ध्यान रखो। भगवान सिंह जी, कब तक ये कहते रहेंगे कि वहां पर विषम परिस्थितियां इसलिए डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं? सर, चीन की भी तो सेना वहां पर है, हम वहां पर एग्रेशन के साथ क्यों नहीं है? क्यों ये मौका देते हैं कि वो हमारी सीमा में आए, उस पर अतिक्रमण करे और उसके बाद हम गुजारिश करें कि आप बाहर चले जाइए? देखिए विजेंद्र जी, बेसिक कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझना चाहिए। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि ये जो लाठी डंडे की बात कही ना कर्नल साहब ने, ये लाठी डंडा किसी कानून से नहीं हुआ है। ये एक CBN जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की जो संधि हुई है चाइना के साथ में बॉर्डर मैनेजमेंट के तौर पे, जो 81 से चली आ रही है और 93 में इसको रिफाइन किया गया था। इसके अंदर कुछ प्रावधान हैं। ये प्रावधान ये हैं, पहली बात तो ये समझे LAC क्या है। LAC एक नो मैन लैंड जैसे कह सकते हैं, वो कहते हैं हमारा है, हम कहते हैं हमारा है। तो वो जो डिस्प्यूटेड सर, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, जब चीन चीजों को मानने को तैयार नहीं है, वो वहां सड़क बनाता है, वो वहां पर कैंप लगाता है, वो वहां पर डिप्लोमेंट करता है, वो वहां पर हमला करता है, तो हम ही संधि मानने को पाबंद क्यों? नहीं, बात ये है कि वो पाबंद वो भी है, वो भी लाठी डंडे के साथ ही आते हैं, हमारे पास आते हैं। तो अभी देखे होंगे आपने, कई झगड़े देखे हैं आपस में। तो ऐसा क्यों हुआ कि वहां पल भर में 800 से ज्यादा चीनी सैनिक पहुंच गए और हमारे नहीं पहुंच पाए? आप वो अब कहानी वो तो आप जब पूरे डिटेल आएंगे तो आपको पता चलेगा क्यों कैसे हुआ, ये अलग बात है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये बताइए, हमारी गवर्नमेंट के मुताबिक तो हमारा कोई इनग्रेस हुआ ही नहीं है चाइनीज़ का हमारे इलाके में। जब हुआ ही नहीं है तो आप पहली बात तो ये बताइए, इस देश को क्यों नहीं बताया कि अपने देश में उन्होंने इनग्रेस कर लिया है, अपनी ज़मीन पे आके बैठ गए हैं जी। ये कभी हमारी सरकार ने डिक्लेयर नहीं किया। पहली बात तो आज जब वो वहाँ पे शहादत दे दी है, तब चाइना बोल रहा है कि इंडिया हमारे यहाँ आके इनग्रेस किया है। ये मौका हमने चाइना को दिया है। हमने इंफॉर्मेशन वॉर लूज कर चुके हैं, जब शुरू ही नहीं हुआ है, हमारी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब एक प्रधानमंत्री का भाषण आया है जिसमें उसने भाषण क्या 2-3 मिनट के में उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की, उसमें उन्होंने बोला है ये बात पहले बोलनी चाहिए थी। एकदम से जो ही 20 आदमियों का खत्म होना, साहब शहादत देना छोटी बात नहीं है, और कमांडिंग ऑफिसर की शहादत देना एक बहुत बड़ी बात है देश के लिए। और तो इसके ऊपर सरकार चुप बैठी है और चाइना की तरफ से स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट आए जा रहे हैं, उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री बोल रही है। दूसरा ये बताऊं आपको, बेसिक डिफेक्ट इन आवर कंट्री, सबसे पहला तो ये है कि बॉर्डर मैनेजमेंट हमारे हाथ में नहीं है, आर्मी के हाथ में नहीं है। आपको ये पता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का मामला है। ITBP मैनेज कर रही है उधर, ITBP होम मिनिस्टर को रिपोर्ट करती है। गलवान घाटी में आदमी आके बैठता है, आर्मी को पता ही नहीं है, आर्मी की पेट्रोलिंग नहीं जाती है वहां पे, ITBP की पेट्रोलिंग जाती है। आप हमारे सामने जो एडवर्सरी हैं उनकी स्थिति देखिए, दोनों तरफ आर्मी डिक्लेयर करती है। समस्याएं हैं, जो भी समस्याएं, ऐसा तो है नहीं कि पल भर में ये समस्याएं पैदा हुई हैं। इस समस्याओं को खत्म क्यों नहीं किया गया अभी तक? अब क्यों नहीं किया गया तो बहुत बड़ी बात है साहब। जवाब देना चाहूंगा वो बात तो देवानंद जी, मैं जवाब देना चाहूंगा क्यों खत्म नहीं किया गया। बिकॉज हमारी पॉलिटी वीक है, हमारी लीडरशिप वीक रही है, जो ये जानती थी जमीन पर क्या गड़बड़ है। ये जवाब इनसे मांगेगा देश अभी, और मांगना चाहिए। ऐसी क्या कारण है कि चाइना पिछले 15 साल से हर साल इनग्रेस करता है?
क्यों सरकारें छुपा रही थी? उन अधिकारियों को कटघरे में खड़ा करो, उस इंटेलिजेंस एजेंसीज को लाओ सामने, जिनको हवाई जहाज मिलते हैं, हेलीकॉप्टर्स मिलते हैं, ड्रोन मिलते हैं, अरबों रुपए खर्च होता है इंटेलिजेंस एक्वायरिंग पे, तो क्यों नहीं किया गया? और जो अभी ब्रिगेडियर साहब बता रहे थे कि वो सेना के अंडर कमांड क्यों नहीं कर रहे एलएसी को, सेना के अंडर कमांड आईटीबीपी होनी चाहिए। वहां पर सिर्फ एक प्लेटून है। जिस इलाके में चाइनीज 5000 आए और जो हमारे सैनिक अभी जो लड़ाई कर रहे हैं वो रिजर्व फोर्सेस थी, उन्होंने जाके लॉन्च किया है, टाइम लगता है साहब, और उस इलाके में पैदल चलने में सांस फूल जाता है। तो मैं मानता हूं जो लोग पहले अधिकारी रहे हैं, जो डिप्लोमेट्स रहे हैं, जो पॉलिटी रही है देश की, वो दोषी है इस मानसिकता की, और उन्होंने हमें इस जगह लाके खड़ा कर दिया जिसके कारण हमारी शहादत हुई है। और तो और देखिए 1999 के अंदर कारगिल के टाइम में यही चीन पिंगोंग लेक के अंदर जिस फिंगर की बात करते हैं, 8 नंबर फिंगर से, टोटल 8 फिंगर है साहब, 1 2 8 पहाड़ से नीचे छोटी छोटी पहाड़ियां आती हैं, 8 फिंगर में से 1 से लेकर के 4 तक भारत के कब्जे में थी। पर क्योंकि हमारा ट्रूप डिप्लॉयमेंट थिन था, वो क्यों था वो चर्चा का विषय नहीं है, वो सेना का डिपार्टमेंट है। पर मैं ये बताऊंगा, हमारे लोग सो रहे थे क्या जब 5 किलोमीटर की सड़क फिंगर 8 तक वो बना के आ गए? तो इस तरह की जो गलतियां हुई हैं और जो लीपापोती की जाती है, मैं कहता हूं लीपापोती बंद करनी चाहिए। सरकार आप भी लीपापोती मत करो, अधिकारी आप भी मत करो, और सैनिकों का और शहादत हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये ना देश करेगी, न ये सेना करेगी। चीन ने बाकायदा ये कहा जा रहा है कि थर्मल इमेजिंग ड्रोन का इस्तेमाल करके जानकारी जुटाई कि भारतीय सेना यानी कि आईटीबीपी कहां पर है, कितनी मात्रा में है, उसके बाद उसने उस इलाके में डेवलपमेंट किया। वो सोची समझी साजिश का हिस्सा था। भारत ने क्यों नहीं किया? देखिए, सारी चीज़ें हमें पता नहीं होते। जो रिटायर्ड लोग होते हैं, भारत के भी तरह अपने डिप्लॉयमेंट्स हैं, उसके भी रेकी के साधन वहाँ पे मौजूद हैं। और पिछले 20 साल से हम लोग अपने जो एरिया में, जो मैं मानता हूँ 50 साल से नेगलेक्ट हुआ था बॉर्डर एरिया, लेकिन पिछले 20 साल से हम लोग वहाँ पे अपने बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट कर रहे हैं। 3 एयरफील्ड हमने वहाँ बना लिए हैं। जो रोड श्योक डीबीओ की बात कर रहे हैं वो हम बना रहे हैं, उससे बहुत बड़ा हमें टैक्टिकल एडवांटेज है। और इसी वजह से चाइना को तकलीफ़ हो रही है। जब चाइना ने तो अपना 1957 से बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट शुरू कर दिया था, लेकिन अब जब हम पिछले 20 साल से कर रहे हैं तो उनको बहुत तकलीफ़ हो रही है। और चाइना के कहने के बावजूद हम लोगों ने इसको रोका नहीं है। तो ये कहना कि भाई हम सो रहे थे और हमने उस पर कुछ ऐसा नहीं किया जा रहा। अगर आप अपने एलएसी के आसपास अपने आप को मजबूत कर रहे हैं तो वो तो शुरू से ही होना चाहिए था। सवाल ये है कि PP-14 तक अगर वो चीनी सेना पहुंच गई, ये जानकारी किसी को नहीं लगी, कल शहादत के बाद पता चलता है। नहीं है। देखिए साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा, PP-14 से लेकर के जो हमारा आईटीबीपी का प्लेटून डिप्लॉयड है उसके अंदर करीब 5 किलोमीटर का फासला है जी, नंबर 1। और वहां सड़क नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है, सड़क के बीच में कुछ भी नहीं है, एक सड़क जाती है, सुनिए साहब। और जो PP-14 है वो LAC के साथ साथ चलती है। और चीन वहां से करीब 10 किलोमीटर पीछे है। चाइना पोस्ट 1, चाइना पोस्ट 2, ये 2 है। आपका सवाल बिल्कुल सत्य है, जवाब देना पड़ेगा, उन एजेंसीज को देना पड़ेगा। जवाब दो कि आपने ड्रोन लगाए थे, ड्रोन के किस ड्रोन से गलती हुई नंबर 1 ऑब्जर्वेशन में। और एक दिन थोड़ी है साहब, ये 1.5 महीना हो गया देश को बेवकूफ बनाते हुए। और कब तक बेवकूफ बनाओगे आप बताओ मेरे को। और उससे पहले भी 6 महीने से, जनवरी फरवरी से लेकर के जब बर्फ गिरना बंद हो जाती है तब तो मूवमेंट क्लियर था। ये क्यों छुपा, ये बताए हमें। एजेंसीज का काम है, 20 शहादत छोटी नहीं होती है। और इसको लीपापोती करने के जो अभी एक हमारे साथ बैठे साथी कह रहे थे कि रिटायर्ड आदमियों को पता नहीं होता, मैं साहब बताना चाहूंगा, रिटायर्ड और सर्विंग में ज्यादा फर्क नहीं होता है। हालात बदलते हैं तो समय, टेक्नोलॉजी, वही फील्ड है, वही हथियार है, वही सैनिक है, और वही गलतियां हैं जो 99 में गलती हुई थी कारगिल में, वो आज गलती गलवान में की है। स्वीकार करना पड़ेगा। और जिन लोगों की गलतियां हैं उनको कटघरे में खड़ा करना पड़ेगा। रहा बात मोदी जी का, मैं उनको बधाई देना चाहूंगा जिस प्रकार से उन्होंने एक्शन किया है। मैं तो यही मानता हूं, उड़ी के बाद, बालाकोट के बाद जो हमने उड़ी किया, सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट किया, और मैं यकीन से कहता हूं कि अगले 15 दिन के अंदर मोदी जी आपने करना है। और क्या करना मैं बता सकता हूं। सवाल तो मेरा है कि 15 दिन पहले अगर चीन को ये कह दिया जाता कि आप यहां से खिसकिए, बिल्कुल उसकी हिम्मत नहीं होती। अगर आप यहां से खिसकिए तो फिर ये घटना ही नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। और वो हमने बिल्कुल पुस्तैदी से कहना चाहिए। अभी भी क्या कर सकते हैं मैं बताता हूं साहब। पूरा LOC है,
हमारा जो डिस्प्यूट चाइना कहता है घुस जाओ 10 किलोमीटर अंदर, पूरी डिवीजन बैठी है, लगा दो एक एक बटालियन को 5 किलोमीटर अंदर, दे दो 25-25 हेलीकॉप्टर और रीसप्लाई करो, देखता हूं चाइना की क्या मजाल है। और रही बात दूसरी, जहां चाइना बैठा है गलवान घाटी के अंदर, खदेड़ दो उसको। और रही बात उसकी, हम पेंगोंग से लेक की करते हैं, फिंगर 8, फिंगर 1, 2, 3, 4, क्यों बेवकूफ बना रहे हो हिंदुस्तान को? चाइना पेंगोंग से लेक के 2008 तक 10 किलोमीटर पीछे था। ये तो 1999 के अंदर उसने पहली बार हिमाकत की थी, तो उसको वहां तक खदेड़ना है। महेंद्र माथुर जी, सर ये दौर अब वो नहीं है जब आपको पता है कि आपका पड़ोसी ऐसा है जो आपके एक गाल पर तमाचा मारेगा, आप दूसरा गाल देंगे उस पर भी वो तमाचा मारेगा। अब वक्त इस बात का है कि अगर वो आपको एक तमाचा मारता है तो आप जोरदार 2 तमाचे उसको दीजिए ताकि उसको सबक मिले। ऐसा हम क्यों नहीं कर सकते? क्या हम कमजोर हैं जो बार बार चीन इस तरीके की हिमाकत करता है? विजेंद्र जी आपने अभी तक जितनी भी बात हुई है और जो आपने क्वेश्चन उठाया है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर जोश से जवाब देने से काम नहीं चलेगा। मैंने आपसे जो पहली बार कहा, जब पिछली बार मैं बोला कि जब 3 दिन पहले हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने कहा कि सब कुछ ठीक है, इंटेलिजेंस वालों ने कहा सब कुछ ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि जब तक आप जो रिस्पॉन्सिबल आदमी हैं, चाहे वो आईटीबीपी हो, चाहे फौज हो, चाहे इंटेलिजेंस हो, चाहे रॉ हो, उनको आप जिम्मेवार नहीं ठहराएंगे तो कारगिल में भी ये हुआ। यहाँ पे भी 1.5 महीने से एक पत्रकार लिख रहा है कि साहब 5,000 आदमी अंदर आ गए, तो सारे के सारे लोग पॉलिटिशियंस उसके पीछे पड़ गए और कह रहे हैं ये झूठ बोलता है। मैं ये कह रहा हूं कि साहब मैं भी भारतीय हूं, एक पत्रकार भी भारतीय है, जो भी आपको सही इंफॉर्मेशन देता है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा, जब हम सब ये जानते हैं कि चाइना ऐसा है, चाइना ये करता है, चाइना के पास ये है, तो हम लोग क्यों नहीं प्रिपेयर्ड है? मैं तो ये नहीं मानता बात को कि उसने हमारे साथ धोखा किया। सर ये तो उसकी नीति है, वो अपनी नीति के आधार पर चल रहा है। उसके इंटरनल इशू कुछ भी हो सकते हैं, हो सकता है कि चीन इस वक्त खंड खंड अंदर से हो रहा हो, वो वहां प्रेशर क्रिएट कर रहा हो, पॉलिटिक्स कर रहा हो कि देखिए मैं किस तरीके से अपनी सीमाओं को आगे बढ़ा रहा हूं, लेकिन भारत की जिम्मेदारी भी तो है सर। धोखा है। हमने अपनी बात को बिल्कुल, इसमें क्या है, ये सब बातें जो हैं निराधार होती हैं। एक ताकत से ही आप इस दुनिया में डिप्लोमेटिकली काम कर सकते हो जी। आज अमेरिका अगर दुनिया में अपना काम करता है तो मिलिट्री ताकत से करता है। तो सर आपको क्या लगता है, मैं इस पर आपसे सीधा सवाल कर रहा हूं, सीधा जवाब दीजिए, क्या जो भारतीय सैनिकों की शहादत हुई है वो उच्च स्तर पर नेग्लिजेंसी की वजह से हुई है, डिसीजन वक्त पर नहीं लेने की वजह से हुई है? बिल्कुल 101%। इसमें कोई भी आदमी अगर ये कहता है कि नहीं है तो झूठ बोल रहा है वो जी। आप कैसे बात कर रहे हैं साहब? 1.5 महीने से पत्रकार चिल्ला रहे हैं, पत्रकार कि यहां पे 5,000 आदमी आ गए, सारे पॉलिटिशियंस पीछे पड़ गए उसके कि नहीं ये झूठ बोल रहा है, सारे नेता, सारे अधिकारी। आप आर्मी अफसर से पूछिए ना, वहां का जो जिम्मेवार अफसर है जी। मैं तो आपको फौजी होने के नाते ये कह रहा हूं, हमारी फौज की भी गलती है। वहां बैठे हो, आपको सब मालूम है, फौज वहां थी नहीं, चाहे 15 दिन बाद मालूम हुआ या 10 दिन बाद मालूम हुआ, आपने क्या कार्रवाई की? अरे साहब क्या बात कर रहे हैं आप? देखिए ऐसा है, एक वहां पर सब चीजों की फिर वही बात, अगर 1.5 महीने में फौज में कोर हेडक्वार्टर को पता नहीं चलता, आर्मी हेडक्वार्टर को नहीं पता चलता, ये तो मुमकिन नहीं है कि पता नहीं चलता होगा, ये मुमकिन नहीं है। फैसले लेने में देरी हो रही होगी, और फैसले तब लिए गए जब देश के अंदर 20 जवानों की शहादत हुई है। हेम सिंह जी, कर्नल हेम सिंह जी, क्या वाकई में भारत को अब इस मसले पर 2 कदम आगे आना होगा, ना कि इंतजार करना पड़ेगा कि चीन 2 कदम आगे चले तब फिर अपनी तरफ से प्रतिक्रिया देकर रिक्वेस्ट की जाए कि आप 1 कदम पीछे हट जाइए? आपको एग्रेसिव होना पड़ेगा। मैं इसमें यह कहना चाहूंगा
हमें आपके इमीडिएटली कदम लेना चाहिए और इंतजार नहीं करना चाहिए। हम सामर्थ्य हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं उनको करना चाहिए। और चाइना की जो कमर टूट सकती है वो उसकी आर्थिक स्थिति है, वहाँ से कोई सामान हमें खरीदना नहीं चाहिए, तो ऑटोमेटिकली वो अपने आपके पैरों पे पड़ेगा और वो आर्थिक के लिए कमज़ोर हो जाएगा। और हमें बोल्डली पूरा यूरोप कंट्री के साथ में रहना चाहिए। तो चाइना कोशिश चारों तरफ से घेर रहा, पाकिस्तान की तरफ से भी घेर रहा है और इधर हिंदू आपके सी की तरफ भी वो आराम से बढ़ रहा है। तो हमें आपका तैयार रहना चाहिए चारों तरफ और चाइना को हमें आपका सबक सिखाना चाहिए। सीपी सिंह साहब जानता है, सीपी सिंह साहब, क्या ये वक्त आ चुका है कि सीधा फैसला लिया जाए कि अगर आप सीने पर वार करने की जगह पीठ पर वार करेंगे तो फिर हम आपके लिए कालीन नहीं बिछाएंगे? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सरकार को फैसले लेने चाहिए कि जितने भी मसौदे चीन के साथ हैं, जैसे एक फैसला भी आ रहा है RRTS को लेकर कि 1100 करोड़ से ज्यादा का जो एक टेंडर चीन की एक कंपनी को दिया गया, उसको लेकर सरकार सोच रही है। सरकार को क्लियर कट करना चाहिए जैसे पाकिस्तान के साथ करती है। देखिए, मैं गौरव जी आपसे बिल्कुल सहमत हूं कि अब वक्त आ गया है कि हमें चाइना से आंख में आंख मिला के बात करनी चाहिए और हम इस बात के सक्षम हैं कि हम उसको जवाब दे सकें। लेकिन दोनों तरफ से टेम्पर्स बहुत हाई हैं और मैं कहता हूं अभी थोड़ा संयम बरतने की आवश्यकता है। हमें पहले डिप्लोमेटिक लेवल पे 1.5 महीने से संयम नहीं बरत रहे थे वहां पर? नहीं, वो आपकी बात सही है, जब चीन वहां पर टुकड़ियां भी लगा रहा था, कैंप भी लगा रहा था, अतिक्रमण भी कर रहा था, देखिए संयम नहीं था उस वक्त? देखिए विजयन जी, युद्ध से किसी का भला नहीं होता। दोनों देश चाहे कोई भी जीते, दोनों देश बर्बाद हो जाते हैं जी। तो बहुत सोच समझ के हायर लेवल पे डिसीजन लिया जाता है। बिल्कुल शहादत गलत नहीं जाएगी और हमारी सरकार इस बारे में सोच रही होगी, फौज भी प्लान बना रही होगी। हो सकता है सर, क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले जवाब तो देना पड़ेगा चीन को, ये तो बताना पड़ेगा कि आप हमसे टकरा नहीं सकते हैं। मैं तो अच्छा, अगर आप मेरा वो सुनना चाहते हैं, आज सवेरे ही हमें चाइना से अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस खत्म कर देने चाहिए थे। वी शुड हैव सेंट बैक देयर एम्बेसडर एंड कॉल्ड आवर एम्बेसी स्टाफ बैक। दैट इज़ वन वे ऑफ शोइंग। अपना गुस्सा दिखाने का एक तरीका होता है डिप्लोमेटिक रिलेशंस खत्म करना। दूसरे, हमें उसे इकोनॉमिकली ब्लॉकेड करना चाहिए और बॉर्डर पे क्लियर एक्शन दे देना चाहिए कि आप अपने एरिया में जो 8 मई से पहले का जगह थी वहाँ पे जाइए और उसके बाद में बातचीत होगी। अगर वो नहीं जाते हैं तो हम मिलिट्री एक्शन लेने के लिए तैयार हैं, हम सक्षम हैं मिलिट्री एक्शन लेने में। और मैं पूरी तरह कह सकता हूँ कॉन्फिडेंस से कि फ़ौज इसका प्लान ऑलरेडी बना के बैठी हुई है, सिर्फ सरकार को ओके देना है। और ये सरकार जो है हार्ड डिसीजंस लेने में सक्षम है। ये भी हमने बालाकोट में देख लिया, उरी का बदला लेने में देख लिया। तो ये सरकार वो हार्ड डिसीजन लेगी सर, लेकिन थोड़ा संयम बरतने की जरूरत है। कोई सवाल नहीं। मेरा सवाल ये है कि जब शहादत होती है उसके बाद सरकार कठोर क्यों होती है? अगर शुरू से ही सरकार कठोर हो तो किसी की हिम्मत ही ना हो कि इस तरीके की घटना हो। अरे विजेंद्र जी, ये कोई गांव की चकबंदी का झगड़ा नहीं है कि फौजदारी हो गई तो इमीडिएटली बदला लेना है। जब एक देश दूसरे देश पे अटैक करता है तो उसके लिए भी कुछ प्लान करना होता है। सर, बात अटैक की है ही नहीं, हम तो डिफेंस की बात कर रहे हैं कि कम से कम मजबूती से इतने तो खड़े हो कि दूसरा आ ही ना सके। देखिए, युद्ध शुरू करना बहुत आसान होता है, युद्ध को समाप्त करना किसी के हाथ में नहीं होता। तो हम ऐसा कोई एक्शन न करें। साहब, मैं ये कह रहा हूं कि युद्ध की बात मैं नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब चीन अपनी डिप्लॉयमेंट वहां करता है, जब वो मजबूती से वहां खड़ा होता है, तो हम वहां क्यों नहीं होते हैं? हमें क्यों शहादत के बाद हम ये बात करते हैं कि हम डिप्लॉयमेंट वहां करेंगे, सेना को वहां लेकर जाएंगे, उसको पीछे खदेड़ेंगे? विजेंद्र, हमारा भी डिप्लॉयमेंट उतना ही था, जितनी फौज उनकी है उतनी हमारी थी बॉर्डर पे, जितनी उनकी फौज पीछे थी उतनी हमारी फौज पीछे थी। हमारे भी टैंक्स वहाँ पे थे, BMP थे, गाड़ियाँ थे, सब कुछ था। ये छोटा सा एक इंसिडेंट हुआ है जो एक फ्लैश पॉइंट है, उनके भी उतने ही लोग मरे हैं, हमारे भी उतने ही लोग मरे हैं। इसको हम एक युद्ध में कन्वर्ट नहीं कर सकते, या कहूं कि बिल्कुल मतलब नहीं है। मेरा दर्द मेरे देश के जवानों की शहादत को लेकर है। मेरे देश के भी वो जवान है, मेरा भी दर्द आपके साथ है। एक बात कहना समझा रहा हूं आपको सिर्फ। हाँ, मैं बहुत अच्छी तरह समझ रहा हूँ, लेकिन कोई भी एक्शन लेना है वो सोच समझ के लिया जाता है और आई एम श्योर उसकी प्लानिंग चल रही होगी और हमारा देश जरूर एक्शन लेगा और अपने शहीदों की बदला जरूर लेगा। सवाल मेरा बहुत बेसिक है। मेरा सवाल यह है कि क्यों जहां पर डिस्प्यूट बढ़ता है, जहां डिस्प्यूट लगातार चला आ रहा है, वहां पर भारत उतना स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं कि दूसरा हिम्मत ही ना कर पाए कि उस सीमा को लांघ सके? साहब, मैंने आपको बहुत पहले बताया ये मानसिकता का खेल है और हमारी मानसिकता पिछले 70 साल में इतनी कमजोर कर दी गई है कि चाइना कुछ भी करे बर्दाश्त करते रहो और हिंदुस्तान से झूठ बोलते रहो।
ये झूठ बोलने की बीमारी चल रही है। क्या अब और ये झूठ- मानसिकता बदल रही है? बिल्कुल बदल रही है। पिछले 5 साल में बदल गया और बदलेगी। अभी देखिएगा आप, चीन को जवाब देना पड़ेगा भारत को। मानसिकता बदल चुकी है। भारत के नागरिक जवाब मांगते हैं। पर यहां एक बात बताना चाहूंगा मैं साहब, ये कैसे संभव है कि पूरी पॉलिटी की गलती नहीं, पूरे अधिकारियों की गलती नहीं, जो लाखों लाखों के पे पैकेट्स लेते हैं उनकी, तो फिर गलती क्या उस सिपाही की है जो लड़ाई लड़ रहा है? गलती क्या उस सीओ की है जिसने शहादत देती? और आप कहते हैं, एक और बात सुनने में बड़ी अजीब सी आई है कि लड़ाई हल नहीं है, तो फिर क्यों सेना पे करोड़ों रुपए बर्बाद कर रहे हो? हटा दो फौज को, जैसे 62 में नेहरू जी ने हटाया था। कर दो सेना को बंद। रिमेंबर, भारत के नागरिक को आप समझ लो, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और ये गांव का चौपाल हो या देश का बॉर्डर हो, हर जगह चौकस जो नहीं रहेगा वो बर्बाद होता है, नुकसान करवाता है जी। और चाइना अगर आ सकता है, मैं पूछता हूं, मैं एक इन्फेंट्री सोल्जर हूं, मैं बिहार रेजिमेंट का, मैं आपसे पूछता हूं, ऐसा क्या कारण है कि वहां पर आज तक सारे लोग इस देश के प्लानर सोते रहे? क्यों नहीं आईटीबीपी को आर्मी के अंडर किया? क्यों नहीं आर्मी की पेट्रोलिंग की? क्यों नहीं वहां हवाई जहाज लगाए? क्यों नहीं एयर सॉर्टीज की? क्यों नहीं थर्मल इमेजर्स लगाए? ऐसा क्या कारण रहा कि चाइनीज वहां के बैठ गए? और बैठ भी गए तो इससे पहले देश को पता लगता, क्यों नहीं खदेड़ा गया? ठीक है देवानंद जी, एक लाइन में मुझे बताइए, अब सबसे पहले भारत को कौन सा कदम उठाना चाहिए? जो मोदी जी ने उठाया बिल्कुल सही उठाया। दूसरी, उसमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा मोदी जी। गिव देम ए टाइमलाइन that within 48 hours or 50 hours or 5 days vacate or be ready to face the consequences। ठीक है भगवान सिंह जी, कुछ भी हो सकता है। मुझे प्रोग्राम क्लोज करना। भगवान सिंह जी, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा सर, ये बताइए कि सरकार को कौन सा ऐसा कठोर कदम उठाना चाहिए कि चीन को सीधा संदेश जाए कि गलती दोबारा ना हो? देखिए, बात ये है, पहली बात तो मैं एक वहाँ कैप्टन महेंद्र सिंह जी एक बात कह रहे थे कि सब आदमियों को सच बोलना चाहिए जी। सच बोलने की, अब आप देखिए, एक 23 मई को आर्टिकल आता है बिजनेस स्टैंडर्ड में, साफ साफ डिटेल्स दिए हैं, डिप्लॉयमेंट दिया है, कहाँ कितनी स्ट्रेंथ है, कहाँ कितना एरिया हमारा मीडिया कब्जे में लगातार कर दिखा लिया रहा है, मैं दिखा रहा है सब चीजों को। मैं जोश की बात सर, मैं कर रहा हूं। कंक्लूजन चाहता हूं कि क्या होना चाहिए अब कि देखिए, चीन मैं दोबारा बता ये रहा हूं गलती क्या ना होना करे। चाहिए, मैं वही आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि ये जो जोश है ना, जोश में आदमी को थोड़ा होश में रहना, जैसे जनरल साहब ने बताया, आप अपना होश नहीं खोना है, आपने जो करना है वो करोगे, लेकिन होश में रह के करो। करना क्या चाहिए सर? करना ये चाहिए साहब, मैं ये कह रहा हूं, पहली बात तो देश को ये बताए, क्यों नहीं बताया इन्होंने कि 2-3 किलोमीटर 5 किलोमीटर वो आके बैठ गए हमारे यहाँ। नंबर 1, ये झूठ बोला हमारे साथ, और वो साथ साथ वार्तालाप हो रहा था कि डिसएंगेज करो, उनके साथ डिसएंगेज करने की बात कर रहे हैं, हमको बता नहीं रहे हैं कि हमारे इलाके में बैठे हैं, उसको हम ले जाने के लिए बाहर वापस जाने के लिए अब क्या करें? अब बात ये है साहब, बात ये है कि ये आर्मी के छूट देनी चाहिए कि आप एक ऐसा क्विड प्रो को करो जिसमें आप स्ट्रेंथ से बात करो, यानी आपके पास एक कोई ना कोई एक लीवरेज हो जिसमें आप कहो कि आप यहां से हटोगे नहीं जब तक हम यहां से नहीं हटेंगे। तो ये एक हथियार आर्मी के पास है, उन्होंने एक पर्टिकुलर हाइट ऑक्यूपाई की है, हमने 2 हाइट हमारे पास है, ठीक है, हम कर्नल ऑक्यूपाई कर सकते हैं, ठीक है, ये काबिलियत है हमारी और ये देश करेगा, यही एक तरीका है। आप सोचो उनको झोंक दो। आप ये बताओ, एक आपको गौरव साहब एक बात का ख्याल रखिए, आप जोश तो बोलोगे सही है, कारगिल जो था ना उससे मुश्किल हाइट है वहां जी, कारगिल से मुश्किल हाइट पे आदमी बैठा हुआ है, और कारगिल में हमारा पूरा सर हमारी सेना का जज्बा ये है कि वहां पर कम संख्या में होने के बावजूद चीनियों को वहां से खदेड़ा जाता है, मारा जाता है। हमें ना तो फुल हार्डी काम करना चाहिए। कर्नल हेम सिंह जी, सर मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है। कर्नल हेम सिंह जी, सर फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा, भारत सरकार को कठोर कदम वो क्या उठाना चाहिए कि चीन को सीधा संदेश जाए कि दोबारा गलती से भी ये गलती ना हो? सबसे पहले तो हमें ये करना चाहिए कि जो हमारा जो इनपुट है, इंटेलिजेंस जो कोऑर्डिनेशन आईटीबीपी का है या जो होम मिनिस्ट्री का है, तो ये आर्मी के नीचे आने चाहिए। जो भी बातें होती हैं, जो घटती हैं, उनको स्टेट पे उनको बताएं, उसको एनालाइज करें और उसको फिर उस पर एक्शन लिया जाए। और जो आईटीबीपी वहाँ पर जो उसकी पोस्ट है, ये उसकी ड्यूटी थी, वो बताते हैं, होम मिनिस्टर को बताते हैं, जबकि वो आर्मी के नीचे आना चाहिए। अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होने से इंफॉर्मेशन मिलेगी, सही इंफॉर्मेशन मिलेगी तो प्लानिंग बनेगी तो अच्छा एजुकेट होगा। सर, यानी कि पहले तो उस कोऑर्डिनेशन को मजबूत किया जाए कि तुरंत प्रभाव से पता चले कि दुश्मन कर क्या रहा है। महेंद्र माथुर जी,
फाइनल कमेंट सर आपसे, पहला कदम क्या होना चाहिए? मेरा ख्याल आज जो एक बात कही है प्रधानमंत्री जी ने, उसको टाइम बाउंड कर देना चाहिए कि आप इतने टाइम से इसको खाली कीजिए, नहीं तो हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी आगे कैसे बढ़ेगा मामला। दूसरी चीज़ जो भगवान सिंह जी ने कही, वो मेरे ख्याल फौज को ये हुक्म दें और फ्रीडम दें कि भाई आप भी कोई ना कोई उनकी 3,500 किलोमीटर की LAC है, कहीं पे भी घुस जाओ और कहीं किसी भी ऊंची स्थान पे जाके कब्जा कर लो जी। और फिर वो ऐसी जगह होनी चाहिए जो कि चाइना को बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज क्या है, मेरा ख्याल ये 2 हरकत हो जाएगी तो उससे काफी कुछ मामला सुधर जाएगा। फिर भी नहीं होता है तो आपके पास बहुत बड़ा ऑप्शन है, आप इंपोर्ट्स बंद कर दीजिए जी। तो यानी कि आर्थिक तौर पर उसकी कमर तोड़ दी जाए। पहले जैसे कि प्रधानमंत्री जी आज कहा, और दूसरी बात जो बिल्कुल ठीक कोई है, रास्ता नहीं है। ठीक है। और आखिरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा, जी। देखिए हम सब फौजी हैं, मैं ये चाहता हूं कि जो सर भाई बोलिए, सर बोलिए। ये जो फौज का जो लीडरशिप है इसको भी सच बोलना चाहिए जी, सही बात है। ठीक है सर, शुक्रिया। सीपी सिंह जी, फाइनल कमेंट में आपसे चाहूंगा, क्या करना चाहिए? विजयन जी, सरकार की तरफ से ये प्लान बन रहे होंगे, जैसे पुलवामा में भी हुआ था, और उससे जब तक बालाकोट पे स्ट्राइक नहीं हुआ सब लोग पूरे देश में यही कह रहे थे कुछ नहीं कर रही सरकार, कुछ नहीं कर रही है। जब बालाकोट हुआ तब पता चला कि क्या प्लान बन रहा था। तो इसी तरह मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूं कि सरकार और फौज इस तरह के जो हम सब लोगों ने बताए हैं ऐसे प्लान ऑलरेडी बना रही है, लेकिन हर प्लान को टीवी पे आके नहीं अनाउंस किया जाता देश सर, हम चाहते भी नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, हम चाहते भी नहीं। समय आने पे हम सबको, आपको सबको पता चलेगा कि किस तरह हमारे देश ने चाइना से ठीक है बदला सर, लिया। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भगवान सिंह जी आपका भी शुक्रिया, देवानंद जी आपका भी शुक्रिया, महेश जी आपका भी शुक्रिया, और साथ के साथ हेम सिंह जी आपका भी शुक्रिया। आप लोगों ने कीमती वक्त निकाला हमारे दर्शकों तक ये पहुंचाने के लिए कि दरअसल चीन को किस तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया जा सकता है और कैसे चीन को चित किया जा सकता है। और इसका एक ही तरीका जो बताया जा चुका है कि चीन को उतना प्रेशराइज किया जाए कि वो दोबारा इस तरीके की हिम्मत ना करे। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।